डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस पार्ट में संविधान पीठ पर चर्चा करेंगे तथा उच्चतम न्यायालय से संबंधित अन्य अनुच्छेद पर भी चर्चा करेंगे। जिन्होंने उच्चतम न्यायालय की पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वे स्क्रीन पर आई बटन दिया हुआ है, उसे क्लिक करके देख सकते हैं। जिन टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें अच्छे से समझिए क्योंकि किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में इनमें से प्रश्न आते ही रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। अनुच्छेद 144। अनुच्छेद 144 में यह उल्लेखित है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल व न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। यानी अनुच्छेद 144 में यह उल्लेखित है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक अधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। अब हम देखते हैं इसमें आगे। अनुच्छेद 145 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के नियम विनियम तथा प्रक्रिया का निर्धारण स्वयं उच्चतम न्यायालय करता है तथा उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक कार्यों का दायित्व मुख्य न्यायाधीश पर है। यानी अनुच्छेद 144 में हमने ये देखा कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। और अनुच्छेद 145 में एक बात तो हम ये देख रहे हैं कि अनुच्छेद 145 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के नियम विनियम और प्रक्रिया का निर्धारण स्वयं उच्चतम न्यायालय करता है और उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक कार्यों का जो दायित्व है वो मुख्य न्यायाधीश पर है, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर है या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर है। अब हम अनुच्छेद 145 में आगे देखेंगे संविधान पीठ के बारे में, तो चलते हैं आगे। संविधान पीठ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। जैसे कई बार आप सुनते हो कि उच्चतम न्यायालय के इतने जजों की बेंच ने फैसला दिया, तो संविधान पीठ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या है, क्यों गठित की जाती है, हम इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 145 जो अभी हमने देखा भी था कि उच्चतम न्यायालय के नियम विनियम और प्रक्रिया का जो निर्धारण है वो स्वयं उच्चतम न्यायालय करता है। ठीक है, और प्रशासनिक कार्यों का दायित्व मुख्य न्यायाधीश पर है। इसी अनुच्छेद में संविधान पीठ के बारे में भी दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के बारे में
अनुच्छेद 145 के अनुसार संवैधानिक मामलों यानी संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों में संविधान पीठ गठित की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच गठित की जाती है। यानी अनुच्छेद 145 के अनुसार संविधान की व्याख्या से संबंधित, संविधान की व्याख्या से जुड़े हुए मामलों में संविधान पीठ का गठन किया जाता है। ठीक है, संविधान पीठ का गठन मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ठीक, संविधान पीठ में न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होती है। संविधान पीठ बहुमत से निर्णय लेती है। संविधान पीठ के अध्यक्ष सामान्यतः मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, अब हम इसे देखते हैं। संविधान पीठ, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, अनुच्छेद 145 के अनुसार संवैधानिक मामलों यानी संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों में संविधान पीठ गठित की जाती है। संविधान पीठ का गठन मुख्य न्यायाधीश करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश। संविधान पीठ में न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होती है। ठीक है, कम से कम 5, और संविधान पीठ बहुमत से निर्णय लेगी। यानी 5 जजों की बेंच है तो बहुमत से निर्णय से आएगा 4-1 या 3-2, यानी जिधर बहुमत है उधर निर्णय हो जाएगा। और संविधान पीठ के अध्यक्ष सामान्यतः मुख्य न्यायाधीश होते हैं। यानी संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों में संविधान पीठ गठित की जाती है और वो संविधान पीठ बहुमत से निर्णय लेती है उस मामले पर, और इस पीठ का गठन मुख्य न्यायाधीश करते हैं और जनरली मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और इसमें कम से कम न्यायाधीशों की संख्या 5 होती है। इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, संविधान पीठ। आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं आगे। अनुच्छेद 146। अनुच्छेद 146 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों की भर्ती व सेवा शर्तों का निर्धारण मुख्य न्यायाधीश करेंगे। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे या करते हैं, या मुख्य न्यायाधीश द्वारा अधिकृत ऑथराइज नामित अन्य न्यायाधीश
करता है। यानी अनुच्छेद 146 में उल्लेखित है कि उच्चतम न्यायालय के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति, उनकी भर्ती या सेवा शर्तें हैं, उनका जो निर्धारण है मुख्य न्यायाधीश करते हैं या मुख्य न्यायाधीश द्वारा अधिकृत अन्य न्यायाधीश करता है। यानी उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं आगे। अनुच्छेद 317, अगर हम अनुच्छेद 317 को देखें, जिस पर हमने पहले भी चर्चा की थी लोक सेवा आयोग के बारे में, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष या सदस्यों के आचरण व व्यवहार की जांच उच्चतम न्यायालय करता है। उच्चतम न्यायालय करता है। अगर उच्चतम न्यायालय इन्हें कदाचार का दोषी पाता है तो इन्हें हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। यानी अनुच्छेद 317 पर हमने पहले चर्चा की थी कि कदाचार जो शब्द है वो यहाँ पर परिभाषित किया हुआ है 317 में, हमने पीछे बात की हुई है। लेकिन आज हम इस अनुच्छेद की बात कर रहे हैं 317 की, कि संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो सदस्य हैं उनके व्यवहार और आचरण की जो जांच है वो उच्चतम न्यायालय करता है। और उच्चतम न्यायालय अपनी जांच में अगर उन्हें कदाचार का दोषी पाता है तो इन्हें हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। और यहाँ ये बात ध्यान में रखना, उच्चतम न्यायालय की सिफारिश जो ये हटाने के लिए सिफारिश की है, उच्चतम न्यायालय की सिफारिश राष्ट्रपति को मानना जरूरी है, अनिवार्य है, या इस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। समझ गए? यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के आचरण की जांच उच्चतम न्यायालय करता है और कदाचार का दोषी पाने पर इन्हें हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है और राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की इस सिफारिश को मानने के लिए बाध्य है। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 317 में है। ठीक है, अब हम देख लें इसमें कुछ अनुच्छेद और आगे। अनुच्छेद 262 के अनुसार संसद विधि बनाकर जल संबंधी विवादों का निपटारा करने के लिए एक प्राधिकरण का गठन कर सकती है। जैसे जो नदियों के जल का बंटवारा है राज्यों के बीच में, तो जो जल संबंधी विवाद हैं उनके निपटारे के लिए संसद कानून बनाकर प्राधिकरण का गठन कर सकती है तथा संसद कानून बनाकर विधि बनाकर प्राधिकरण के निर्णयों को, जो भी प्राधिकरण ने निर्णय दिए हैं, निर्णयों को उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार यानी अधिकारिता से बाहर रख सकती है। ठीक है, एक बात तो ये होगी कि अनुच्छेद 262 के अनुसार संसद
कानून बनाकर जल संबंधी विवादों के हल के लिए प्राधिकरण का गठन कर सकती है। दूसरी बात ये होगी कि संसद कानून बनाकर, जो ये प्राधिकरण बनाया है उसने जो निर्णय दिए हैं, संसद कानून बनाकर प्राधिकरण के निर्णयों को उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्राधिकार से बाहर रख सकती है। ये बात भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। अनुच्छेद 130 के तहत उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है तथा मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन पर इसकी पीठ अन्य स्थान पर भी स्थापित कर सकते हैं। यानी अनुच्छेद 130 के अनुसार उच्चतम न्यायालय दिल्ली में है स्थित है तथा मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन पर, यहां ये बात ध्यान रखना, पीठ स्थापित मुख्य न्यायाधीश कर सकते हैं उच्चतम न्यायालय की अन्य स्थान पर भी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन पर इसकी पीठ अन्य स्थान पर स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इसमें अनुच्छेद 329 के अनुसार निर्वाचन परिसीमन को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये भी आप ध्यान रखना कि अनुच्छेद 329 निर्वाचन परिसीमन को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। यानी जो परिसीमन किया जाता है उस परिसीमन को किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। उम्मीद है मैंने जो आपको आज उच्चतम न्यायालय के बारे में बताया वो समझ में आया होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उच्चतम न्यायालय से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला भी हम आगे लेकर आएंगे और अगले पार्ट में हम उच्चतम न्यायालय के जो महत्वपूर्ण वाद है उन पर भी चर्चा करेंगे। तो अगले पार्ट में फिर आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद।